there was some sound problem. So we had started our discussion in yesterday's lecture about the outstanding features of Indian Constitution. And here, when discussing this outstanding feature, I discussed with you that we will be doing basics. सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, इसका जो फाउंडेशन है, बेसिक चीजें. उसके बाद एडवांस, देन डायनामिक पार्ट. मीन्स फ्रॉम प्रिलिमिनरीज रिक्वायरमेंट अप टू मेंस आंसर राइटिंग ऑफ यूपीएससी, अप टू दैट लेवल वी शैल बी स्टडी. तो इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया था, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. ये हमने डिस्कस कर लिया था. एक बात और मैं आपको बता दूं, दैट while discussing outstanding feature, we are also understanding the basic concepts concerning Indian polity. जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म किसको कहते हैं? अब हम इसमें कई ऐसी बातें पढ़ेंगे, जैसे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एक वर्ड है, वो क्या है? फेडरल वर्ड है, उसका मीनिंग थोड़ा ब्रीफ पढ़ते जाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आपको ये पॉलिटी की बेसिक्स भी बताता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समझ भी विकसित करता है. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ the Indian Constitution as well as it develops your basics of Indian polity also. ठीक है. तो सेकंड जो टॉपिक है जिस पर अभी मैं बात कर रहा था, साउंड की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा, नाउ स्कॉलर्स कॉल इट द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन of the world. इसमें दो बातें, जब हम लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं तो दो बातें इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर एक लेंथीएस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन, डीडी वासु पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है. क्यों ऐसा? क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो तो हमसे अननोन हो, स्कॉलर से अननोन हो. दूसरा, इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, इसको हम ऐसे कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. तो इट इज डेफिनेटली द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ये इसका फीचर. अब यहां एक बात जो हमारे लिए बेसिक नॉलेज के लिए पहला फैक्ट मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन अनरिटन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है. रिटन का मतलब होता है कोडिफाइड. स्कॉलर्स के लैंग्वेज में कोडिफाइड, अनकोडिफाइड. ठीक है. फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मॉडर्न पीरियड में फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस. अगर ये हम मॉडर्न पीरियड की बात करें, मॉडर्न पीरियड में तो यूएस. कब लिखा गया था इसको? 1787 में लिखा गया था. बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना, इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएस 1787. ये 1788 में इसको रेटिफाई किया गया. 1789 से लागू है. तो इट इज 1789 से कॉन्स्टिट्यूशन लागू है. ठीक है. फर्स्ट रिटन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूएस है तो क्या पहले भी कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और ऐसा था तो उसको फर्स्ट कौन सा था? तो फर्स्ट एंशिएंट
डॉक्यूमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ये ग्रीस में, एथेंस में लिखा गया था। इसको द लॉ ऑफ, इसको लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, द लॉ ऑफ सिटी स्टेट्स ऑफ एथेंस। ये 1621 बीसी में लिखा गया। इस डॉक्यूमेंट को ड्रैकोज लॉ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ड्रैकोज लॉ, DRACO, ड्रैकोज लॉ। आप कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात पढ़ेंगे, उसको ड्रैकोनियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज होता है। ये कहीं कहीं पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय, मैगजीन पढ़ते समय एक वर्ड यूज होगा, उसको कहते हैं ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ड्रैकोनियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत हार्श हो। ये ड्रैकोस के लॉ के बारे में ही कहा जा रहा है, ड्रैकोनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही हार्श कॉन्स्टिट्यूशन था, इसकी बहुत आलोचना हो रही थी, बहुत क्रिटिसिज्म इसका हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए भी बहुत ही हार्श पनिशमेंट था। बहुत ही हार्श कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ड्रैकोनियन भी कहते हैं। किसी भी हार्श कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी टफ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रैकोनियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। और वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ड्रैकोज लॉ के लिए एप्लीकेबल है। ड्रैकोज लॉ क्या है? इट्स अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय दैट टाइम्स रूलर ड्रैको, 621 BC। तो ये तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। अब आप देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट हुआ था? तो ये दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक ये ड्राफ्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया। वो मैं आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से ये डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मॉडर्न वर्ल्ड का, वो कौन सा है? तो इसको हम कहेंगे दी US, मॉडर्न वर्ल्ड में। एंशिएंट पीरियड के लिए ड्रैकोज लॉ होगा। अब बात करते हैं हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अब ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ये नहीं समझना है कि दैट देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट। इट मीन्स ओनली दैट there may be so many written documents but none of them are at one place, one copy, one compilation, one place existence of the document is not there. तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या हो सकता है? अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन कहते हैं तो इसके क्या फीचर हो सकते हैं और कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। तो पहले फर्स्ट फीचर इसका ही होगा, नो सिंगल डॉक्यूमेंट। अब नो सिंगल डॉक्यूमेंट का सेकंड मीनिंग क्या है? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस है, फिर यहां पे डिफरेंस क्या है? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली जब आप पढ़ते हैं तो आप ये पॉइंट मिस कर जाते हैं। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, हमने भी तो ब्रिटेन से लिया, US से लिया, आयरलैंड से लिया, जर्मनी से लिया, सभी जगह से ड्रॉ किया उसको।
लेकिन अभी हम आज लागू कर रहे हैं, तो आज लागू करते समय हम नहीं ले रहे हैं, हमने तो पहले ले लिया और उसको एक डॉक्यूमेंट में डाल दिया। लेकिन ब्रिटेन में अगर अभी कुछ लागू करना है आज के दिन भी, तो वो किसी भी सोर्स से वो ड्रॉ कर सकते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली यहां पर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस में बहुत खास बात अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, तो ये है कन्वेंशन। इंडिया भी तो कन्वेंशन है, इंडिया में भी तो कन्वेंशन लागू होता है। जैसे मान लीजिए हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो किया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट्स तो लिए, लेकिन कैबिनेट कैसे बनेगा पार्लियामेंट से उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो कैबिनेट के मेंबर्स कितने होंगे, या फिर वो कैबिनेट किस किस इश्यूज पर डिसीजन ले पाएगी, ये तो हमने डिस्कस नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। तो कन्वेंशन इंडिया भी ले रहा है। इस कन्वेंशन में और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वेंशन में क्या फर्क है, तो ये जो कन्वेंशन है ये इवोल्यूशनरी कन्वेंशन, इवोल्यूशनरी। हमने पहले के स्टैब्लिश्ड किसी कन्वेंशन को कंटिन्यू कर दिया, कैबिनेट फॉर्म हमने ले लिया, कन्वेंशन से लिया, और अभी वो चल रहा है। इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड भी एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूं यूके, इजराइल, न्यूजीलैंड, ये तीन प्रोमिनेंट है। उसके अलावा कनाडा को भी कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कनाडा को भी कुछ लोग कहते हैं, सऊदी अरेबिया को कहते हैं। आप विकिपीडिया पढ़ेंगे उसमें सैन मैरिनो भी लिखा हुआ है। लेकिन कनाडा आप स्कॉलर्स के नजरिए से देखें तो कनाडा या सऊदी अरबिया या फिर सैन मैरिनो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता। लेकिन जनरल नॉलेज में आप देखेंगे तो लोग हर जगह 5 कंट्री का नाम मेंशन करते हैं। 3 मैंने यहाँ लिखा है, 2 दूसरा है, चौथा है सऊदी अरबिया और एक कनाडा है। मैं स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रूफ करूंगा कि कैसे कनाडा का डॉक्यूमेंट और सऊदी अरबिया का डॉक्यूमेंट अनरिटन नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रिलिमिनरी में क्या आपको आंसर करना वो मैं आपको समझाऊंगा, तो वो एडवांस स्टडीज में आता है। अभी हम लोग बेसिक बात पढ़ रहे हैं, यानी बेसिक आइडियाज समझ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एडवांस लेवल पर भी हम नहीं गए। जब हम एडवांस डिस्कशन करेंगे तो इस टॉपिक को हम रिकैप करेंगे, इस पर हम फिर से जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में कन्वेंशन लागू है। इंग्लैंड का जो कन्वेंशन है इवोल्यूशनरी है, उसका नेचर क्या है, इवोल्यूशनरी नेचर का है। मतलब वो कन्वेंशन समय के साथ बदल सकता है, किसी भी चल रही प्रैक्टिसेस को वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो ये यूके का कन्वेंशन इवोल्यूशनरी है। इंडिया एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां का कन्वेंशन इवोल्यूशनरी नहीं है। हमने कुछ प्रैक्टिस को एडेप्ट कर लिया और उसको हम चला रहे हैं, बस, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रैक्टिस जो किसी रूल्स या लॉ पर बेस्ड नहीं है, वो वर्किंग से एक्सेप्टेबल है। आप उसको कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल है, उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि देयर कैन बी लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया। अब रिटन में फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चर्चा कर दिया आपको। अनरिटन में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी की बात आती है तो वो इंग्लैंड का नाम आएगा, यूके का फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड का नाम आएगा। अब इस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या हो सकते हैं, ये प्रिलिमिनरी के लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो नो सिंगल डॉक्यूमेंट कन्वेंशन दैट इज इवोल्यूशनरी इन नेचर। इसमें जनरली जब भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहां पर एक सॉवरेन पार्लियामेंट होना जरूरी है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एग्जिस्ट करेगी। अब ये पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है मैं इसको पढ़ाऊंगा, अगले कुछ फीचर्स हमारे पास हैं डिस्कस करने के लिए, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इसका एक कैरेक्टर है
एंड वेरी फ्लेक्सिबल। ये कैसा होता है? वेरी फ्लेक्सिबल। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी फ्लेक्सिबल, कैन बी इजिली अमेंडेड, कैन बी easily amended। क्लियर? तो हमने अभी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। अब एग्जाम्पल क्या क्या है? तीन कंट्रीज प्रोमिनेंटली, तीन कंट्रीज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आती है। आप रिसोर्सेस सर्च करेंगे तो दो और कंट्री का नाम आपको मिलेगा। एक है कनाडा, दूसरा सऊदी अरेबिया। ये दो कंट्री का नाम मिलेगा। लेकिन जब आप स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते। सऊदी अरेबिया में कुरान और हदीस चलता है। कनाडा में कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिटन डॉक्यूमेंट हैं जो कनाडा को चलाते हैं। कई सारे रिटन डॉक्यूमेंट हैं जो कनाडा को चलाते हैं। इसलिए स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये तीन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। यहां पर एक पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है आपसे। आप लोगों को मैं बिल्कुल शुरुआत में एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आपसे शेयर कर लूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, हम लोग आज इस युग में रह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग आज इस युग में रह रहे हैं कि अगर कुछ खाने का मन हो, गूगल सर्च कर लेते हैं। हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानना, गूगल सर्च कर लेते हैं। किसी डेस्टिनेशन पर घूमने जाना है, गूगल सर्च कर लेते हैं। यहां तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगा दिया, गूगल सर्च करके कोई फॉल्स फेक ऐप डाउनलोड कर लिया और उन्होंने 70-75 लाख रुपए वेस्ट कर दिए। हम लोग मतलब ऐसा करते हैं, और इतने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंस्ट्रक्शंस, एडवाइजरीज आती हैं, उसके बाद भी हम किसी ना किसी इस फेक या क्राइम, साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। तो ये हमारा नेचर है कि हम स्पॉन्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुरंत कुछ हो रहा है, उसको तुरंत कर लो। अगर अभी मैं सेल लगा दूंगा तो यहाँ पर एडमिशन क्लोज हो जाएगा पूरी तरीके से, मेरे पास जगह नहीं होगी ऑनलाइन भी आपको पढ़ाने के लिए। तो ये जो हरीडनेस के चक्कर में हम कई बार बड़ा डिजास्टर कर जाते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल ये है कि हमारी टेंडेंसी कि गूगल के एआई से हम आंसर्स रिट्रीव करते हैं। अगर आप गूगल के एआई में सर्च करें इसी इंफॉर्मेशन को कि शो मी द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको कई सारे इंफॉर्मेशन खुल करके आएंगे। कहीं पर 5 दिखेगा, कहीं पर 6 दिखेगा। जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का आप पढ़ेंगे तो वो 6 कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, किसी पर 5 दिखाई पड़ेगा। और अगर आप अच्छे डॉक्यूमेंट को पढ़ें, लॉ के जर्नल्स पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफिकल जर्नल्स पढ़ें, तो वहां पर 3 दिखाएगा। लेकिन एआई किसको पहला चुनता है? एआई ने फर्स्ट चुन लिया, सपोज उसने 6 को चुन लिया, और वो उसका चुनने का आधार क्या होता है? तो जो ज्यादा सर्च किया गया हो उसको वो पिक कर लेता है। मान लीजिए कोई XYZ IAS है, उस कोचिंग ने इंफॉर्मेशन डाल दिया गूगल पे कि ताजमहल दिल्ली में है, ताजमहल दिल्ली में है, इंफॉर्मेशन डाल दिया, और उसने 1000 लोगों ने सर्च कर लिया ताजमहल कहाँ है, दिल्ली में है, ताजमहल कहाँ, दिल्ली में है, और उसने एक आर्टिकल लिख दिया ताजमहल दिल्ली में है। तो एआई ताजमहल को दिल्ली में दिखा देगा। मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि अगर ये सर्च ज्यादा हो जाए, आगरा वाले ताजमहल की सर्च से ज्यादा ये सर्च हो जाए, तो एआई ताजमहल को दिल्ली में दिखाना शुरू कर देगा। क्योंकि एआई का सोर्स क्या है? एआई का सोर्स तो वही इंटरनेट पर पड़े हुए रिसोर्सेस हैं, उसी को पिक करता है। तो जब एआई को जब आप गूगल का सर्च करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन वो एआई देता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आता है, तो उसमें एक पिन बना हुआ आता है, ऐसे एक पिन बना हुआ आता है। तो इस पिन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा तो कोचिंग में किसी ने लिखा है, कोई ब्लॉग पर लिख रहा है। आप सर्च करके देखिए, मैं सभी से कहता हूं आप सर्च करके देखिए। तो ये जो पिन है वो बताता है कि वो ब्लॉग है, ये सोर्स ये है। मेरी एक बहस किसी कोचिंग के टीचर से हुई एक इंफॉर्मेशन पर, तो वो वैसे ही उन्होंने निकाला था, मैंने उनको किताब के साथ प्रूफ कर दिया कि ये गलत इंफॉर्मेशन है।
तो वो जब सर्च करते हैं तो वो किसी कोचिंग का रिसोर्सेस है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का व्यू है, या फिर कोई मार्केटिंग कर रहा है। हो सकता है हिटलर जैसा कोई आदमी किसी मिथ को प्रमोट कर दे 1000 बार तो सच बन जाए। तो हिटलर की थियरी यहां पर प्रूफ होती है कई बार। इसलिए आपको एआई के सोर्सेस को पूरी तरह से मानना नहीं है जब तक कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड सोर्स आपके पास नहीं हो। आप इंफॉर्मेशन को, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन अगर आपका मिस हो जाता है आप प्रिलिमिनरी से बाहर हो जाते हैं। सेम नंबर पे एक लड़की क्वालिफाई नहीं करती है, अभी इंटरव्यू दिया था एक स्टूडेंट मेरी है, सेम नंबर पे क्वालिफाई नहीं कर रही है, और उसी सेम नंबर पर दूसरी एक लड़की क्वालिफाई कर जाती है। आप सर्च करके देखिए, एक एक नंबर पर 10-10, 12-12, 15-15 कैंडिडेट्स हैं फाइनली लिस्ट में, एक नंबर पे ही। आपने एक इंफॉर्मेशन गलत, एक कॉन्सेप्ट गलत, और ऐसी आपने एक गलती कर दी तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं, आपका रैंक बहुत पीछे हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी। एआई को या गूगल को फाइनल, मतलब इसको फाइनलिटी, इंफॉर्मेटिव फाइनलिटी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन ये फाइनल है, ये नहीं मानना है। सो इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेटिव फाइनलिटी एआई के जरिए नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम राइट सोर्सेस। और मैं आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल, मैं बहुत दिनों से गूगल सर्च करता हूं, देखता हूं, उसमें बहुत सी कमियां, गलतियां पाता हूं। तो स्टैंडर्ड बुक्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है, कट पेस्ट रिसोर्सेस पर नहीं जाएं। तो हमने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स लिखे, कंट्री मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए सैन मराइनो एक नेशन है इटली के अंदर, चारों तरफ इटली से घिरा हुआ है सैन मराइनो, उसके बारे में भी कहते हैं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन वो भी डाउटफुल है क्योंकि कुछ इटालियन जो ओरिजिनल लॉज हैं उसी के बेस पर उसका बेसिक लॉ चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इफ इंडिया इज ए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो भाई कैसे लेंथीएस्ट है और क्या लेंथीएस्ट इसमें है। तो इंडिया का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको सभी जगह मिल जाता है। 395 आर्टिकल्स हैं इसमें, 8 शेड्यूल्स हैं, और ये 22 पार्ट्स में बटा हुआ है, ये ओरिजिनल। अभी कितने आर्टिकल्स हैं, अभी टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल का नंबर कितना है, मैंने कल ही इसको, ये पहले लिख लीजिए आप, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इतना है। अभी एट प्रेजेंट 106 अमेंडमेंट तक अगर आप काउंट कर लें, 106 तक मैं ले रहा हूं इसको, सीए तक लेता हूं, तो अभी एट प्रेजेंट वी हैव 448 आर्टिकल्स, 12 schedules and 25 parts, मींस कवर्ड इन 25 पार्ट्स। ये अभी का स्टेटस है, पर हम बात कर रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन फ्रेम्ड, जब बनाया गया था इसको। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर मैं आपको लिखा रहा हूं, अमेरिका जो फर्स्ट मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 7 आर्टिकल्स हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली 7 आर्टिकल्स and some 7,000 words. सात आर्टिकल हैं एंड सम 7,000 वर्ड्स, 7,000 वर्ड्स लगभग उसमें है, ठीक है। भारत का जो फंडामेंटल राइट है और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लगभग वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग एक जैसा है, ठीक है। 7 आर्टिकल्स केवल हैं इसमें, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के और फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा बाद में समय के साथ, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी पूछी जाती है।
तो ये 7 आर्टिकल्स क्या क्या है, ये इसको थोड़ा आपको जानना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी भी हम करेंगे एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो अभी हमने इसका बेसिक पढ़ा, इस टॉपिक का क्या टॉपिक है, द लेंथीएस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? कोई डाउट हो चैट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप रेज हैंड करेंगे, एक और ऑप्शन भी आपके पास है। गुड आफ्टरनून सीतू। रेज हैंड करेंगे तो आप बोल भी सकते हैं, मैं आपको सुन पाऊंगा रेज हैंड करने पर। और लेकिन अभी रेज हैंड ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, रेज हैंड ऑप्शन मैं दूंगा आपको समय के साथ, लेकिन मैं आपको सुन पाऊंगा और मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन ज्यादा अच्छा आप चैट बॉक्स में लिखें, अगर आपको कोई डाउट है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लिखें, नहीं तो मैं नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ूंगा। क्लियर है? यहां तक सभी को लिखना है, कुछ मिस नहीं करना है आपको। थर्ड है मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। तीसरा पार्ट है मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। इसको समझते हैं क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो बहुत रिजिड होता है, मैं आपको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक दो का नाम लिखा देता हूं। रिजिड में सबसे ज्यादा रिजिड है जापान का, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड है कि अभी हाल के दिनों तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप इसको लिख लीजिए, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन को सोवा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये सब फैक्ट है, ये प्रीलिम्स में कभी भी काम आ सकता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन को सोवा, SHOWA, सोवा कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मकार्थर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। Why it is called मकार्थर कॉन्स्टिट्यूशन? ये 1947 में बना था जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों इसको मकार्थर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? क्योंकि पर्ल हार्बर पे, आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, और रिटेलिएशन में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था। तो जो जनरल थे पर्ल हार्बर का कमांड जिसके पास था, जिसके इंस्ट्रक्शन पे ट्रूमैन के समय में बॉम्ब गिरे थे, उनका नाम था जनरल मकार्थर। तो जनरल मकार्थर को कमांड दिया गया। जब जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया हिरोशिमा नागासाकी के बाद, तो मकार्थर को कमांड दिया गया। मकार्थर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, और मकार्थर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ड्राफ्ट किया अमेरिका के इंटरेस्ट में कि वो अमेंड ही ना हो पाए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू रेफरेंडम। कैसे? रेफरेंडम क्या होता है? पूरे कंट्री का पॉपुलेशन वोट करेगा, और उसमें क्राइटेरिया रेफरेंडम का बायलॉज में बना दिया। अब ये रेफरेंडम हो नहीं पाएगा। अब बताइए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पूरे देश की जनता वोट करे, और एटलीस्ट हम 70%, 60% पर्सन वोट करे, क्राइटेरिया बना दें, कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो पाता अभी तक? तो रेफरेंडम की वजह से अमेंडमेंट नहीं हो पा रहा है। सेकंड, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसेस, थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा, लार्जर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो दूसरा रिजिड है यूएस का। अब यूएस की का कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड है कि अभी तक, मतलब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को बने कितना साल हो गया अभी से? 236, मतलब लागू हुए 236 ईयर्स हो गए। अभी लागू हुए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में लागू हुआ था, इतना बताया मैंने। 1787 में ड्राफ्ट हुआ, 88 में रेटिफाई हुआ, 89 में लागू हुआ। तो 1789 में लागू हुआ, और अभी कितना चल रहा है? 2025।
236 ईयर्स हो गए। 236 ईयर्स में कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 27 अमेंडमेंट्स ओनली। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम हुआ? 49 नवंबर से अभी तक जोड़े तो 49 नवंबर 1949 से तो 76 ईयर्स हुए, लगभग 75 ईयर्स कहिए आप। तो इंडिया का अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इंडिया को अभी 75 ईयर्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किए, इतना ही तो टाइम हुआ है। अब 75 ईयर्स में 107 अमेंडमेंट, 106 आप कैलकुलेट करिए, 106 अमेंडमेंट्स हमने कर दिए। तो इन कंपैरिजन टू यूएस तो बहुत फ्लेक्सिबल है ना, लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है जितना कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए हमने फ्लेक्सिबल वर्ड यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का। अब ये कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड है, इसको मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ एग्जांपल देके समझाता हूं। तो ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर रहे हैं। तो अब कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम देखते हैं। ये मैं अलग से आपको अमेंडमेंट्स पढ़ाते समय डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अभी आपको मैं दे रहा हूं। 3 तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। पहला, अमेंडमेंट प्रोसेस। नंबर 1, सिंपल मेजॉरिटी। नंबर 2, स्पेशल मेजॉरिटी बाय यूनियन पार्लियामेंट। नंबर 3, स्पेशल मेजॉरिटी बाय यूनियन पार्लियामेंट प्लस एक्सेप्टेंस बाय at least half of the states. अगर आप 29 स्टेट मानते हैं तो 15 होगा, 28 मानते हैं तो 14 होगा। इस पार्ट को हम रिजिड कह सकते हैं। रिजिड मतलब, रिजिड किसको बोलेंगे? जिसको चेंज करने में प्रॉब्लम हो, रिजिड कहलाएगा। अब अगर आप, अब ये स्पेशल मेजॉरिटी आपको समझाऊंगा। स्पेशल मेजॉरिटी कई टाइप्स की होती हैं। यहां पर जो स्पेशल मेजॉरिटी लागू है वो है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस विच शुड इंक्लूड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, इसकी एक बॉक्स बना देता हूं। यहां ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है इसका मेजॉरिटी ऑफ टू-थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, नंबर ए। नंबर बी, majority of total membership of the house। इसको मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम भटक जाएंगे। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है जो अभी हैं और जिसने वोट किया है। कुछ लोग वोट नहीं करते, एब्सटेन कर लेते हैं, वोटिंग से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं कि मैं वोट नहीं करूंगा।
तो जिसने वोट किया है उसमें 2/3, और टोटल मेंबरशिप सपोज भारत के पार्लियामेंट की 543 है टोटल मेंबरशिप, तो उसका मेजोरिटी, जिसको हम मैजिकल नंबर 272 कहते हैं लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये दोनों हाउस में होना चाहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। अगर इस मेजोरिटी से पास हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा अमेंड हो सकता है इससे। यहां पर रिजिड है, यहां पर थोड़ा रिजिड है, यहां थोड़ा रिजिड है। कैसे रिजिड है कि पार्लियामेंट को भी पास करना है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर या 14-15 स्टेट्स को भी अप्रूव करना जरूरी है। ये और डिटेल में आप पढ़ेंगे बाद में और आपको क्लैरिटी आएगी, अभी केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं। तो स्टेट्स भी मानेंगे तब कुछ चेंजेस आएगा। पर इसके ये जो स्टेट्स का रिक्वायरमेंट है, इसके प्रोविजंस बहुत लिमिटेड है। जहां जहां पर स्टेट के पावर डिस्टर्ब हो रहे हैं या स्टेट का पावर छीनने की समस्या संभावना है, वहीं पर स्टेट को पावर दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनी हुई है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लिस्ट वन में से यूनियन लॉ बनाएगा, लिस्ट 2 में से स्टेट लॉ बनाएगा, और लिस्ट 3 में से दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। अब अगर यहां पर स्टेट लिस्ट के लिए अगर यूनियन चाहे स्टेट लिस्ट के कंटेंट को निकाल कर यूनियन में डाल दे, अगर कंट्री की पार्लियामेंट ऐसा सोचे तो अगर कंट्री की पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के कंटेंट को यहां लाकर डालना चाहती है तो स्टेट का पावर डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट से पूछना जरूरी है। 50% ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट शुड से हाँ होना चाहिए, अप्रूव करें। तो ऐसा ये जो रिजिड, जिसको सम रिजिडिटी जिसमें है, ये बहुत कम है ऐसे प्रोविजंस। अमेरिका में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कोई भी तरह का चेंज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस की अगर हम बात करें, हमने यूएस के बारे में चर्चा किया अभी, यूएस की मॉडल की बात किया, तो यूएस में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है तो एक तो कन्वेंशन वाला मॉडल, लेकिन मैं कन्वेंशन के अलावा मॉडल बता रहा हूं। कांग्रेस क्या है? यूएस का पार्लियामेंट है। 2 हाउस हैं इंडिया के पार्लियामेंट में भी, 2 हाउस हैं यूएस के पार्लियामेंट में भी। तो कांग्रेस की स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी, एक तो ये चाहिए, और एटलीस्ट 3/4 ऑफ द स्टेट्स। मतलब अमेरिका में 50 टोटल स्टेट्स हैं अभी, तो 50 में 38 स्टेट्स को एक्सेप्ट करना होगा और कांग्रेस को भी पास करना पड़ेगा, एक मस्ट है। या फिर एक कन्वेंशन बुलाना पड़ता है, उसमें भी 2/3 स्टेट्स का सपोर्ट चाहिए कन्वेंशन बुलाने में, फिर ये मेजोरिटी लानी पड़ेगी। और 2 लेवल पे अमेंड होता है, एक प्रपोजल के लेवल पे और एक रेटिफिकेशन के लेवल पे। तो ये बातें, इसका डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कंटेंट। फॉर नाउ इट इज दैट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड। व्हाई? बिकॉज यूएस constitutional amendment is possible by 2/3 majority of the Congress plus at least 3/4 of the states ratify it. मतलब 38 स्टेट्स एक्सेप्ट करेंगे तब अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट। और इंडिया में स्टेट्स के रिक्वायरमेंट्स कहां हैं? बस केवल स्टेट रिलेटेड पावर्स में, अदरवाइज पार्लियामेंट कैन अमेंड। और कुछ तो अमेंडमेंट ऐसे हैं जो बहुत सिंपल मेजॉरिटी से पॉसिबल है। जैसे मैं आपको लिस्ट कराता हूं सिंपल मेजॉरिटी से, ये प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। पहला क्रिएशन, एबोलिशन, मर्जर,
of state, change of state boundary, एटसेट्रा. मतलब स्टेट का कोई स्टेटस चेंज करना है तो इसका एक प्रोसेस है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल हम लिस्ट कर रहे हैं. ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 4 में. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड, क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ दी विधान परिषद. लेजिस्लेटिव काउंसिल. आर्टिकल 169. क्रिएशन ऑफ सॉरी amendments in schedule 5 and 6. इसमें पैरा 7 होगा, इसका पैरा 7, इसका पैरा 21 और एक अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 239 अंडर आर्टिकल 239A सब पार्ट 2. ये सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब पार्लियामेंट 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग से पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है. ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी का. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, इसमें क्या पढ़ा, फिर से रिकैप करते हैं इसको. अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, मैंने लिखा दिया अभी सीतू. तो हमने क्या पढ़ा, मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड. अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दी बेसिक आइडियाज. सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जापान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यूके, इंडिया उसके बीच में है. हम कैसे बनाएंगे, तो इधर यूके एक तरफ है, यूएस जापान एक तरफ है और इंडिया बीच में है. यहां पर फ्लेक्सिबल से रिजिड की तरफ ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, देखिए सिंपल मेजॉरिटी से पास हो रहा है. रिजिडिटी है बहुत कम, थोड़ी सी. अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, कुछ भी अमेंड करना है कांग्रेस को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 3/4 स्टेट शुड अप्रूव, तभी अमेंडमेंट होगा. एंड 36 ईयर्स ऑफ वर्किंग, अमेरिका में केवल 27 अमेंडमेंट्स आए. इंडिया में 75 ईयर्स में 106 अमेंडमेंट्स आ गए. सो मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड. अब ये फ्लेक्सिबिलिटी कितनी सिग्निफिकेंट है, रिजिडिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. जैसे कुछ इशू उठा, अभी पॉलिटिकली चर्चा चलती है, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को पॉलिटिकली घेरने की कोशिश करते समय लोग कहते हैं, कोई गवर्नमेंट ने कोई चेंज लाया कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया. तो जो
भारतीय जनता पार्टी जो पावर में है, जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहती है भाई कांग्रेस ने तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो ये जो डिबेट है अमेंडेबिलिटी का क्या डोमेन होना चाहिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी क्वेश्चन इस पर पूछ सकती है कि भाई कहां तक अमेंडमेंट होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, केशवानंद भारती एंड उसके बाद एसआर बोमई तक। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड मत करो, लेकिन आखिर अमेंडमेंट का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे एडवांस स्टडी करते समय इस टॉपिक का। ठीक है, अभी हमने केवल इस पर बेसिक स्टडी किया है। तो हमने थर्ड फीचर डिस्कस कर लिया। दिस वन वी हैव डन, दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विथ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। बहुत आराम आराम से मैं पढ़ाता हूं, कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है। अगर आपको है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी, सिंसियर तैयारी आप एक बार करते हैं। नहीं समझ में आए आप पूछने के लिए फ्री हैं। यू कैन मेक क्वेश्चंस, आई विल सी, आई विल रिप्लाई। क्लास टाइमिंग्स आर 12:15 एवरी डे। क्या हमारा टॉपिक है? दिस टॉपिक, रिकंसिलिएशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विथ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। रिकंसिलिएशन ऑफ written constitution with parliamentary sovereignty. What is reconciliation? Striking balance. Reconciliation किसको कहते हैं? Striking balance. Bhagyashree, presently we have one class. With the passage of time, classes will be 2. It's a start. Freshers join the class. So with the passage of time, 2 classes will be there. At present, we have 1 class. Now, what is reconciliation means? Trying to strike balance. Written constitution, you know, we have discussed. There is some parliamentary sovereignty. There are 2 words, different words are there. One we use parliamentary supremacy and parliamentary sovereignty. 2 words are there. These 2 words are different. And how it is related? Not for all subjects, Bhagyashree. After the class, you can discuss these things. Focus on the class at present. Try to understand how teachings go on. Are you able to understand things or not? आपको क्लास में समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, आपको क्लासेस पसंद है, ये आपको डिसीजन लेने के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। और ये क्लास एक्चुअली क्लास चल ही रही है, ये बैच स्टार्ट हो गया है, आपको डेमो दिया गया है और बाकी डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। आफ्टर द क्लास वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दीज पॉइंट्स। पहले तो आप देखिए जो 2 वर्ड्स आप यू कैन सी देयर इज वर्ड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड सेकेंड इज वर्ड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। 2 वर्ड है।
तो सॉवरेन पार्लियामेंट जब वर्ड हम यूज करते हैं, इट इज इन रिलेशन टू द अदर फोर्सेस देन डेमोक्रेसी, मीन्स इन comparison to forces of democracy. Means, is Indian Parliament sovereign to make law? Yeah, it's sovereign. It is sovereign in the sense that it can make law for the people of the country. It's a democratically elected parliament. It has all powers to amend the constitution, wage war against countries, ratify those treaties, or accept any foreign relationship, reject them, modify tradition, convention, polity, society, economy of the country. From that point of view, parliament is sovereign. But the sovereignty of the parliament is restricted by written constitution. पहले मैं आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से बता दूं, एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. आपने ये वर्ड सुना है? अभी बहुत चर्चा में है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इस पर मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ भी कंपैरिजन करके इसको समझाया है. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लिमिटेड गवर्नमेंट. And who limits it? So limitation brought by constitution. What is constitutionalism? Power of the government is restricted by, limited by constitution. It is constitutionalism. So we have, there is Nehru's statement also, I am reading. If you have any confusion, this confusion will be D.D. Basu writes, to make this idea clear, I am reading a statement written in D.D. Basu, page number 36, reconciliation of a written constitution with parliamentary sovereignty. You can verify, check if you have this book, otherwise you need to believe me. This combination of the theory of fundamental law, जिसका मतलब constitution है, which underlines the written constitution of United States, with the theory of parliamentary sovereignty, which underlies the unwritten constitution of England, is the result of liberal philosophy of the framers. And Indian constitution borrowed from that English parliamentary sovereignty, which is nicely expressed by पंडित नेहरू. और पंडित नेहरू का स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है. तो हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया. यस, एनसीईआरटी सिलेबस आई हैव डिस्कस. यू गो थ्रू माय फर्स्ट लेक्चर. भाग्यश्री, गो थ्रू फर्स्ट लेक्चर. हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बेसिक एनसीईआरटी का कंटेंट, मतलब एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ रहे हैं. एनसीईआरटी के आइडियाज को बेसिक कॉन्टेक्स्ट में समझ के एडवांस स्टैंडर्ड बुक्स के कंटेंट और फिर डायनामिक कंटेंट. डायनामिक कंटेंट मींस करंट डेवलपमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंटरनेशनल रिसर्चेज, इंटरनेशनल लॉ एटसेट्रा रिलेटेड टॉपिक्स, उसको इनकॉर्पोरेट करके हम पढ़ेंगे. एक अप्रोच होता है एनसीईआरटी पढ़ लो पहले 6 महीने 8 महीने एनसीईआरटी पढ़ो, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू करें. जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं तब तक एनसीईआरटी की चीजें धुंधली हो जाती हैं, कुछ लोग भूल भी जाते हैं. उस टाइम को सेव करने के लिए बेसिक, एडवांस, डायनामिक स्ट्रेटजी, बैड स्ट्रेटजी हम चर्चा कर रहे हैं.
और उसी आधार पर हम पढ़ रहे हैं। अभी हम बेसिक बातें ही पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल अप है इसमें बेसिक बात में, ठीक है। रेस्ट यू कैन हैव चैट, ऐप में भी ऑप्शन है चैट का, यू कैन टेक नंबर of the institution and you can connect with me, I will discuss. Okay, यहां पर ये जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो फीचर है, इट्स अ फीचर बेसिकली हमने जो एक्सेप्ट किया इंडिया में, क्या एक्सेप्ट किया है हमने, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया। मैं अपने वर्ड्स नहीं बता रहा हूं, ये डीडी बासु जैसे ऑथर का व्यू है और वो करेक्ट, ही इज करेक्ट, रिसर्च बेस्ड। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में, डू वी हैव पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी लाइक दैट ऑफ इंग्लैंड? यस, बट विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। डू वी हैव पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी? नो, वी डोंट हैव पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। In India, we don't have parliamentary. Parliament is not supreme. Supreme is constitution. Even in India, judicial supremacy is not there, although judicial review is there. Judicial supremacy is the concept of US. In US, judiciary is supreme. तो दो वर्ड क्या है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी। जब हम सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो किसके कंपैरिजन में? अदर एलिमेंट्स विद इन द कंट्री। और सोवरेनिटी की बात करते हैं तो इन रिलेशन टू अदर फोर्सेस देन डेमोक्रेसी। तो हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं लेकिन हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन है। हम यूएन के मेंबर हैं पर हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में सोवरेनिटी की बात हो रही है। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ बट कॉन्स्टिट्यूशन विल रेस्ट्रिक्ट इट्स पावर। अ लिमिटेड गवर्नमेंट लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, वर्ड सोवरेनिटी मैं फिर से अलग से एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग प्रीएम्बल, और सोवरेनिटी के कई डायनामिक्स आपको समझाऊंगा। सो टर्म सोवरेन मींस पावर ऑफ इट्स ओन। सम बॉडी, इंस्टीट्यूशन विच डज नॉट रिक्वायर टू बोरो पावर फ्रॉम अदर सोर्सेस इज सोवरेन। अगर मेरे अंदर सभी शक्तियां हैं, मुझे किसी से शक्ति लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं सॉवरेन हूं। तो पार्लियामेंट के पास सभी शक्तियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी शक्ति है, तो पार्लियामेंट सॉवरेन है। लेकिन फिर भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्लियामेंट के पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है। हमने इसका बैलेंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्लियामेंट में कौन सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। तो ये वर्ड गलत होगा, स्टेटमेंट गलत होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा। डू वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बट विथ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर केवल अप टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्वेश्चन आएगा तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, बट विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सही है। अगर कोई डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नोट्स ऐसे ही जैसे मैं लिखा रहा हूं, इसको आपको लिखिए, फिर मैं राइटिंग भी आपको कराऊंगा। अभी तो इनिशियल क्लासेस हैं, मैं आपको लिखवा भी रहा हूं, कुछ कुछ बता रहा हूं, लिखा रहा हूं। तो मैं आपको आप अलग से भी मेरे साथ डिस्कस करेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये नोट्स बनाने। ओके सीतू, तो अभी आप जो मैं लिखा रहा हूं इसको लिखाइए, नोट्स बनवाऊंगा भी, आपको पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा।
तो ये हमने पढ़ा फोर्थ पॉइंट, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, रिकंसिलिएशन। एक पॉइंट है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट पॉइंट इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। देखिए, जो इसमें समझने की बात, सबसे पहला वर्ड आता है फेडरल। मतलब इज इंडिया फेडरेशन? और इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट? इंडिया इज अ फेडरेशन, इंडिया इज नॉट अ यूनिटरी स्टेट। लेकिन देयर इज यूज ऑफ टर्म यूनियन फॉर इंडिया। आर्टिकल 1 पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 1 कहता है, राइट डाउन अबाउट आर्टिकल 1। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states India that is Bharat shall be a union of states. Does this mean India is not a federation? America is also union of states. So federation means two unit of government फेडरेशन किसको कहते हैं? टू यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट जहां हो, यूनिटरी वन यूनिट ऑफ गवर्नमेंट। टू यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट बोथ डिराइविंग पावर फ्रॉम सेम सोर्स। फेडरेशन क्या होगा? पहला टू यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा बोथ डिराइविंग पावर फ्रॉम सेम सोर्स, फ्रॉम सेम सोर्स। एंड जैसे हमने मान लीजिए कि इंडिया में फेडरेशन है, तो फेडरेशन मतलब यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, टू यूनिट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इंग्लैंड में यूनिटरी इंग्लैंड है, ये कंट्री यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल है यूके सपोज। तो इंग्लैंड में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, देयर इज नो स्टेट गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट। अमेरिका में है, अमेरिका भी फेडरेशन है। कनाडा में है, कनाडा भी फेडरेशन है। यूके में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो यूके यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया कैसा है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और किसको फेडरल फॉर्म कहेंगे? तो पहला टू यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट हो, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम। तो दो यूनिट है गवर्नमेंट का। अब ये दोनों का पावर का सोर्स सेम होना चाहिए। फेडरेशन के लिए सोर्स पावर का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब ये सेम पावर सोर्स क्या होगा भाई? तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट।
written constitution is must. Now they are saying that means in federation का जो fundamental feature है 2 units government, both deriving power from same source, written constitution. अब ये जो power है अगर clear cut divided ना हो, मान लीजिए कि डिफेंस का पावर सेंटर के पास भी है, डिफेंस का पावर स्टेट के पास भी है, तो क्या फेडरेशन चल पाएगा? कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा, झगड़े होंगे, फेडरेशन नहीं चल पाएगा. तो ये जो पावर है इट शुड बी क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. फेडरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? 2 units of government, both derive power from same source, written constitution, clear cut distribution of power. और अगर आप चाहें तो इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रख सकते हैं यहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो पाएगा. अब पावर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो पुलिसिंग पावर है वो स्टेट के पास है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करती है जो स्टेट कहते हैं कि भाई आप हमारे पुलिसिंग पावर को इंक्रोच कर रहे हैं. जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस बना दिया और उनको कुछ पुलिसिंग पावर दे दिया, तो स्टेट्स कंप्लेन करती हैं कि भाई आपने बीएसएफ को पुलिसिंग पावर दे दिया है. तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? अगर सेंटर पावर को इंक्रोच करता है, उसकी शक्तियों को दबोच लेता है या छीन लेता है, तो स्टेट क्या करेगी? क्या ऑप्शन है उसके पास? बताइए एनीवन. जुडिशरी के पास जाएगी. तो जुडिशरी जब तक नहीं हो तब तक क्या फेडरेशन हो पाएगा? और कैसी जुडिशरी होनी चाहिए? ऐसी जुडिशरी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ऐसा क्या? ऐसी जुडिशरी जिसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ऐसा क्या? अगर ऐसी जुडिशरी हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो वो तो स्टेट को पावर देने ही नहीं देगी. और अगर स्टेट जुडिशरी को कंट्रोल करे तो सेंटर के पावर कम हो जाएंगे. और जब ये पावर सेंटर स्टेट के पावर जुडिशरी की मदद से अपनी तरफ छीन लेगा तो स्टेट फंक्शन ही नहीं कर पाएगा प्रैक्टिस में. जब स्टेट फंक्शन ही नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकली तो हम कैसे कहेंगे कि फेडरेशन है? फेडरेशन तो तब होगा जो दूसरा यूनिट फंक्शन करेगा. तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है फेडरेशन का कि फेडरेशन को एग्जिस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो. फेडरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है लिखा आपने? पहला, 2 units of government, both derive power from same source, written constitution, clear cut distribution of power, independent judiciary. अब एक क्वेश्चन और उठता है, सिंपली लॉजिक से समझते हैं. क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरेशन पॉसिबल है? ये नहीं हो पाएगा. कैसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोनों अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो दोनों आपस में लड़ेंगे, मिस इंटरप्रेट करेंगे कन्वेंशन को. जब दोनों आपस में लड़ेंगे कोई एक जीतेगा, दूसरा यूनिट काम नहीं कर पाएगा. फेडरेशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कई जजमेंट्स में, फेडरेशन डज नॉट मीन दैट देयर आर 2 units of government existing. Federation means both the units are capable of functioning independently without encroachment of power by one over other. केवल आपने स्टेट गवर्नमेंट बना दिया और वो काम नहीं कर पा रहा है तो फेडरेशन नहीं है.
अगर स्टेट गवर्नमेंट है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा है तभी स्टेट गवर्नमेंट है, नहीं तो नहीं है वो। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कंडीशन है और जुडिशरी भी एक कंडीशन है जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब बताइए इंडिया में इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं है? सारा है। अब अमेरिकन स्कॉलर्स कहते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी ने कहा, इस पर ये इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको लिखा रहा हूं, किसी ने कहा फेडरल इन फॉर्म, कोई एक्सपर्ट कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल इन फॉर्म, बट यूनिटरी इन स्पिरिट। कोई कहता क्वाजाई फेडरेशन, और क्वाजाई फेडरल। कोई कहता है विथ विथ सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स। एक ही वेस्टर्न फिलोसफर है जो इंडियन फेडरेशन को कहता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक ही फिलोसफर है, उसका नाम है ऑस्टिन। क्या नाम है उसका? ग्रैनविले ऑस्टिन। ठीक है, ये केसी वेयरे का स्टेटमेंट है। केसी, ये एलेक्जेंड्रोविक का है। ये भी वेयरे का ही है। और एक स्कॉलर है जो पॉजिटिव तरीके से बताता है, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ये बातें स्टेटमेंट लिखा गया है, ये आखिर क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, वेस्टर्न स्कॉलर्स। पॉइंट नंबर 1, हम इस पर पॉइंट लिख रहे हैं, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट में। वेस्टर्न स्कॉलर्स आर क्रिटिसाइजिंग इंडियन फेडरेशन। Western scholars are criticizing Indian Federation. Point number 2. They argue that federal spirit is missing. Federal spirit is missing in Indian Constitution. Number 3. To criticize Indian Constitution, they pick American model of federation.
Fourth point, in fact, Western scholars have tendency to, in fact, comma, Western scholars have tendency to compare federations of the world by using America as a model. Okay. मैं आपको जब इसकी एनालिसिस करूंगा, मेरा एक वीडियो भी इस पर है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन पर एक वीडियो भी है, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो उसमें मैंने अमेरिकन फेडरेशन से इंडियन फेडरेशन का कंपैरिजन किया है। जब मैं आपको नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अभी फैक्चुअली क्या करेक्ट है, मैंने आपको पढ़ाया इसमें, इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज इट फुलफिल्स all the criteria needed for being a federation, but union has been given more power. Union has been given more power. इंडिया में यूनियन के पास ज्यादा पावर है। अब ये जो ज्यादा पावर कैसे है, ये हम डिटेल में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेजिस्लेटिव पावर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है, 7, इसमें 3 लिस्ट है। इसमें लिस्ट 1 है, शेड्यूल 7 में लिस्ट 1, यूनियन इससे लॉ बना सकता है। लिस्ट 2 है, स्टेट इससे लॉ बना सकता है। लिस्ट 3 है, इससे यूनियन भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। 3 लिस्ट है इसमें। जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो इसमें 97 सब्जेक्ट थे, 97। इसमें 66 सब्जेक्ट थे, इसमें 47 सब्जेक्ट थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब पहले ही 97 सब्जेक्ट यूनियन को दे दिया गया, ज्यादा सब्जेक्ट है। अब क्या, स्टेट का 66 सब्जेक्ट है। मैं आपको केवल एक एनालिसिस बता रहा हूं, 66 सब्जेक्ट स्टेट को दिया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऐसा कंडीशन है, प्रोविजन है, जिससे यूनियन स्टेट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। मैं केवल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या, 4 कंडीशंस यूनियन कैन मेक लॉ फ्रॉम स्टेट सब्जेक्ट्स, और ये है आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253। ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं केवल एक छोटा एनालिसिस ले रहा हूं। इसमें राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा तब, ये इमरजेंसी के पीरियड में, ये जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट लिख कर दें यूनियन को कि आप लॉ बनाइए, और ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए 4 कंडीशंस हैं। ये राज्यसभा
इमरजेंसी, ये 2 और मोर स्टेट्स डिमांड, और ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। क्या क्या स्टेट यूनियन लिस्ट से कभी बना सकता है? अब हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। ये कॉन्करेंट लिस्ट 3 को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर भी लॉ बनाएगा और स्टेट भी लॉ बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में एक लिस्ट है, उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर भी लॉ बनाएगा, स्टेट भी लॉ बनाएगा। इमेजिन करिए सेंटर का लॉ, यूनियन बेटर है लिखना, और स्टेट का लॉ, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएं, कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर्स लॉ विल, यूनियंस लॉ विल प्रिवेल। ये काम है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ, ठीक है। इसके पहले 2005 के समय जब ये आरटीए एक्ट पास हुआ तो 10 स्टेट्स ऐसे थे, 10 स्टेट्स ऐसे थे, 10 स्टेट्स थे जिनका अपना आरटीआई का कानून था। तो जैसे ही एक्ट पास हुआ, इनके लॉ इसमें सब्ज्यूम हो गए, मतलब वो सब उसमें घुल गए। अब यही लॉ चलता है स्टेट में और सेंटर में, दोनों जगह। तो इफेक्टिवली अगर आप देखिए तो एक तो 97 सब्जेक्ट ये वाला यूनियन वाला, यूनियन के पास, और कॉन्करेंट वाला 47 सब्जेक्ट ये तो है ही, मतलब 144 तो इसके पास है ही, सेंटर के पास, और प्लस 4 कंडीशन में सब्जेक्ट टू कंडीशन ऐसे प्लस 66 ये, तो सारा तो यूनियन के पास ही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब डिबेट हुआ था तो उसमें के मुंशी और 2-3 स्कॉलर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, उन्होंने एक कमेंट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो नॉर्मल कंडीशन में तो फेडरल होता है, इमरजेंसी पीरियड में वो यूनिटरी बन जाता है। तो जैसे ही आप देखिए कैसे यूनिटरी बन जाता है। एक आर्टिकल है 2356, ये स्टेटमेंट मैं आपको लिखाऊंगा अभी। आर्टिकल 356 इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। ये सब बातें जो मैं भी आपको बता रहा हूं आप पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम केवल एक पार्ट ऑफ एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट्स रूल यानी सेंटर्स रूल, सेंट्रल रूल, इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी। जैसे ही प्रेसिडेंट्स रूल किसी स्टेट में लागू होता है, वहां के उस स्टेट के लेजिस्लेचर के सारे पावर यूनियन पार्लियामेंट के पास आ जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट का पावर खत्म हो जाएगा, सेंटर के पास, यूनियन पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेट करने का पावर होगा, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करे तो लिखिए आप, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स Indian political system is federal. Indian political system is federal. During normal days, but become unitary during emergency, मैं अभी इस टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, इसके लिए तो एक अलग चैप्टर ही आपको पढ़ाना है। मैंने एग्जांपल दिया कि
इंडिया फेडरेशन है, लेकिन इसमें यूनिटरी फीचर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि यूनियन हैज बीन गिवन मोर पावर। मोर पावर का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, लेजिस्लेटिव पावर, शेड्यूल 7, लिस्ट 1 में ज्यादा सब्जेक्ट, लिस्ट 3 के सब्जेक्ट में यूनियन की सुप्रीमेसी, और लिस्ट 2 के सब्जेक्ट में से भी यूनियन, लिस्ट 2 के सब्जेक्ट में से भी यूनियन लॉ बना सकता है इन 4 कंडीशंस में। अब इसका जो एडवांस पार्ट है, इसके एनालिटिकल बहुत डायमेंशंस हैं, जिससे कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, पूछ सकती है अलग अलग तरीके से। प्रीलिम्स में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी क्लैरिटी स्टूडेंट के पास नहीं होती है, तो वो हम कोशिश करेंगे आपको उस एडवांस डिस्कशन में आपके साथ शेयर करने का। डायनामिक पोर्शन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रीसेंट अमेंडमेंट्स है, दिल्ली में होने वाली घटना है, अभी गवर्नर के पावर को कम करने की कोशिश किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी कंट्रोवर्सी है। ये सब बातें हम लोग उसमें डायनेमिक सेक्शन में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट है, हमने पढ़ा फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, राइट्स हमारे देश में जो अवेलेबल हैं, वो सबसे पहला फंडामेंटल राइट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अदर देन फंडामेंटल राइट्स, तीसरा स्टैट्यूटरी राइट्स। फंडामेंटल वो राइट है जो पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स वो राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं एट प्रेजेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे। जो पार्ट 3 में जो राइट्स मेंशन्ड है वो फंडामेंटल राइट। अदर देन पार्ट 3, जो राइट्स मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अदर देन फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जांपल, यू हैव राइट टू वोट। राइट टू वोट है, तो राइट टू वोट कहां से आ रहा है? क्या वो फंडामेंटल राइट है? नो। राइट टू वोट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। ये राइट आपके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। अब एक राइट है, आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है, नो टैक्स कैन बी लेविड। ये लिखा है, नो टैक्स कैन बी लेविड एक्सेप्ट विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, जनरली लंबे समय की तैयारी के बाद भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। नो टैक्स कैन बी लेविड एक्सेप्ट विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है ये?
अगर आपसे कोई टैक्स कलेक्ट किया करेगी सरकार, तो वो लॉ पास होना चाहिए। मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाए, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाए, अगर पंचायत को लॉ बनाने के पावर दिए गए हैं तो पंचायत लॉ बनाए। कलेक्टर चाहेगा कि खुद से मैं टैक्स इंपोज कर दूं तो आपका राइट है, नहीं वो नहीं कर सकता। कलेक्टर अपनी मर्जी से, सेक्रेटरी अपनी मर्जी से, क्लर्क अपनी मर्जी से, इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से, कोई गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव अगर लॉ पास नहीं किया गया है तो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स को केवल ड्यूटीज, फाइन एटसेट्रा, बहुत मिनिमम टाइप ऑफ पनिशमेंट है जो जुडिशियल पावर है वो दिए गए। टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वैसे ही एक और राइट, जैसे आपके पास पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(f) लिखा हुआ था। तो एक राइट था आपके पास, राइट टू प्रॉपर्टी। ये कहां था पहले? 19(1)(f). इस राइट को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब मैं CAA लिखता हूं इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो कानून है, अमेंडमेंट एक्ट 1978। 78 मतलब जनता गवर्नमेंट, 44th मतलब जनता पार्टी का गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई इमरजेंसी के बाद, और 42nd का मतलब इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी, याद रखना है 76। इससे इसको हटा दिया गया, डिलीटेड, यहां से हटा दिया गया 19(1)(f) से, और उसको ले जाया गया आर्टिकल 300A, यहां से शिफ्ट कहां किया, यहां से निकाला गया इसको, प्रॉपर्टी को, और आर्टिकल 300A बना दिया गया। अब क्या ये आर्टिकल 308 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? यस है। तो अभी भी आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कैसा राइट है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। और अगर हम स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट मतलब होता है, स्टैट्यूट मींस लॉ। व्हाट इज स्टैट्यूट? STATUTE, स्टैट्यूट। ये एक रिफाइंड वर्ड है, किसके लिए यूज होता है? लॉ, LAW, लॉ मतलब लीगल। तो जो आपके पास लॉ जो आपको राइट दे रहा है उसको स्टैट्यूटरी राइट्स कहते हैं। जैसे RTI, इंफॉर्मेशन का राइट आपके पास है, किसने दिया? कानून ने दिया। जैसे MG नरेगा, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू क्या है? MG नरेगा रूरल फैमिली को पूरे साल में 100 दिन एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई है MG नरेगा से। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, गवर्नेंस में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो MG नरेगा है, ये क्या है? एक तरह का स्टैट्यूटरी राइट्स है, लीगल राइट। सबसे ऊपर राइट की जो हायरार्की, एक पायदान है राइट्स का, इसमें सबसे ऊपर बैठता है फंडामेंटल राइट। और इसको फंडामेंटल कौन बनाता है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसको फंडामेंटल राइट बनाता है? वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये क्या है? ये आर्टिकल 32 में मेंशन है, सॉरी, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट इनक्रॉच होता है, वायलेट होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके घर में चोरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे? आपके पड़ोसी की हत्या किसी ने कर दी, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे? तो बड़ा क्राइम है भाई, फिर भी आप नहीं जा सकते। आप
अगर किसी की हत्या हो गई, किसी ने कर दिया, तो आप सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहेंगे मेरा मुकदमा सुनिए, ठीक है। राइट टू लाइफ अलग है, उसका पर्सपेक्टिव अलग है, जब मैं समझाऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। वो स्टेट आपका राइट टू लाइफ नहीं ले सकता विदाउट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, वो अलग चीज है। अगर मर्डर भी हो जाए तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, इन्फ्रिंजमेंट वर्ड कहते हैं उसको, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, you can directly move Supreme Court, और you can move Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट तो आप ऐसे भी मूव करते हैं, PIL लेके चले गए। बट ये जो मूव टू सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ राइट, आप तो कोई PIL लेके भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं सीधा, एज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कांट डिनाई, सुप्रीम कोर्ट आपको डिनाई नहीं कर सकता, उसको सुनना ही पड़ेगा अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो। और ये भी आर्टिकल 32 भी, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, दिस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, अंबेडकर ने कहा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब हमारे यहां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, हमने फंडामेंटल राइट दिया और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे दी। फंडामेंटल राइट तो इंग्लैंड में भी है, लेकिन वहां पर सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं। अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट है उसकी जुडिशियल रेमेडी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमने फंडामेंटल राइट्स दिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब जो हम ये जो टॉपिक्स हमने पढ़ा, अब मैं आपको एक इंसाइट देता हूं, एक हम रिकैप करते हैं और इंसाइट देता हूं कि हमें क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना बाकी है, जो हम आगे के जो हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगे, पॉलिटी के डिस्कशंस होंगे, जिसमें हमें इनको पढ़ना है। तो मैं आता हूं, यहां से शुरू करते हैं। हमने आज पढ़ा पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, हमने 5 फीचर्स आज पढ़े। लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन हमने लगभग इसका सारा डायनामिक्स डिस्कस कर लिया। इसमें डिस्कस करने के लिए ज्यादा एडवांस लेवल पे भी बहुत कुछ नहीं है। एक बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में कि हाउ कनाडा एंड सऊदी अरेबिया डज नॉट फिट इनटू ट्रूली एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरे पास है टॉपिक जिस पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, इस पर डिस्कशन बाकी है। जैसे हमें यूएस का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, यूएस इंडिया का कंपैरिजन करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, क्या होने चाहिए, उस पर हमें बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स उससे रिलेटेड हैं, हम उस पर बात करेंगे। और ये सब बातें, जैसे मेजॉरिटी ऑफ टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी कितने टाइप्स की हो सकती है, ये हमें पढ़ना है। इसके अलावा हम जब रिकंसिलिएशन, ये जो पार्ट पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर आप अभी पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब का हमारा चैनल में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इंग्लिश है, पूरा इंग्लिश मैंने दिया है। इसमें थोड़ा हिंदी वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर समझना है, बट इट इज टोटली इंग्लिश, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। छोटा सा लेक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ, दोनों लेक्चर मैंने लिया हुआ है। फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा और प्रिएम्बल पढ़ाते समय इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। इसमें इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। क्या इंडिया ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का शिकार है? हम ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बारे में डिस्कस करना इसी फीचर में बाकी है। अभी हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक्स में ये आएगा डिस्कस करने के लिए। ये बहुत डिटेल डिस्कशन हमें करना है, और अगर इनसाइट आपको चाहिए तो फिर से मेरा लेक्चर है इस पर यूट्यूब पर। एक्चुअली हम लोग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए हैं अभी। हम लोग कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ टीचर्स हैं, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में देर से जानकारी मिली, नहीं तो बहुत से 1000 वीडियोस में अभी तक बना चुका होता और यूट्यूब पे होते। लेकिन यह है कि देर आए दुरुस्त आए। तो वो ये भी वीडियो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इसको देखेंगे। क्लास में मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसे एसिमेट्रिक फेडरेशन क्या है, जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया गया तो लोग पहुंच गए कि भाई आप जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को स्ट्रक डाउन किया और बोला कि भाई जम्मू कश्मीर एक सॉवरेन सेपरेट कंट्री नहीं बन सकता। चूंकि इंडिया एसिमेट्रिक है, सभी फेडरेशन अलग अलग स्टेट के साथ उसके रिलेशन अलग अलग हैं, तो ये एक अलग डायनामिक्स है एसिमेट्रिक फेडरेशन का। तो फेडरेशन का नेचर हम पढ़ेंगे, अमेरिका के साथ इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे, ऐसे कई डायनामिक्स इसके हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मेरे ख्याल से 22-23 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, समय समय पर मैं रेफर करूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या होना चाहिए, फिलोसोफर्स के व्यू क्या है कि अगर हम बात करते हैं फेडरेशन में कंट्राडिक्शंस थ्रू जुडिशियल ओवररीच, तो वहां पर जुडिशरी का एक्टिविज्म किस हद तक फेडरेशन को डिस्टर्ब करता है या वो फेडरेशन को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। जब आप यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आप इन डेप्थ कंटेंट्स लिखें, ऐसी बात लिखें जो स्कॉलर्स, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर्स समझते हो। तो वो डायनामिक्स भी, वो एलिमेंट भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। फिर इसमें इस टॉपिक में फंडामेंटल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ना ही है डिटेल में, उसका मैंने एग्जांपल आपको लिया भी था। तो इन पर हम फ्यूचर डिस्कशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पर पढ़ेंगे। अभी एडवांस लेवल पर जो हमें डिस्कस करना था, 2 टॉपिक मैंने आपको भी बताया, वो 2 टॉपिक अभी डिस्कशन होगा। अल्टीमेटली हमने यहां तक, इस सेगमेंट तक आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपसे कोई क्वेरी है मेरी, आप लोग जो लेक्चर देख रहे हैं, तो क्या मैं फास्ट हूं या स्लो हूं? सीतू, बस ये क्लास खत्म ही होने वाली है, 1 आधा मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। और आप कोई ऐसा मतलब नंबर लें जिसमें आपका वाईफाई पूरा आता हो, मतलब, या फिर नेट के लिमिटेशंस ना हो, इंटरनेट के लिमिटेशंस आपके ना हो, ऐसा कोई नंबर लें, ठीक है? तो कि आप पढ़ रहे हैं, सीरियस पढ़ाई करेंगे तो इंटरनेट की समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं स्लो हूं, फास्ट हूं या ठीक हूं? क्या आपको समझ में आ रही है चीजें? कोई आप ऐसा चाहते हैं कि ये बात मैं लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करूं? थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। लेकिन क्रिटिसिज्म भी करिएगा थोड़ा बहुत कि सर ये सही नहीं है, ताकि मैं भी कुछ सुधार कर पाऊं, ठीक है? एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन सर। ओके रुखसाना, थैंक यू। तो आज की क्लास इतना ही। 12:15 नेट आप लोग क्लास में रहेंगे, क्लास में मतलब घर पे ही क्लास होती है आज, तो आप क्लास में रहेंगे और मतलब इसी स्पीड में मैं पढ़ाऊंगा, कभी स्लो थोड़ा होगा, कभी थोड़ा फास्ट, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द टॉपिक्स हम लोग मूव करेंगे। और जैसे ही मैं टॉपिक एक मोड़ पर आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन का डिस्कशन आपसे करूंगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। फिर उसकी फॉर्मेटिंग आपको बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास. सी यू इन द टुमारोज लेक्चर.